उज़ैर बलोच इस वक्त लियारी और कराची से जुड़ा एक ऐसा नाम जिसकी गिरफ्तारी के बाद बड़े बड़ों के होश ठिकाने आ रहे हैं। जुराइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी हकीकतें मंजरेआम पर आ रही हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सियासत के पुराने तरीन खिलाड़ी सकते में नजर आते हैं। कराची की ब्यूरोक्रेसी में एक अनजाना सा खौफ है, पता नहीं कब किसका नाम आ जाए, उज़ैर किसके पोल खोल दे। और शायद सबसे ज्यादा डरे हुए वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ उज़ैर की सरदारी में अपनी अपनी जेबें गर्म की बल्कि उसके जराइम पर आंखें बंद रखी। बस जिसने दो नंबरी की है उन सबको जैसे सांप सूंघ गया है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। बहुत से लोग हमारे साथ आके सेल्फी निकालते हैं। आजकल सेल्फी एक शो बन गया है। वही निवादा निबाह का। कई लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई लेकिन वो बात बनी नहीं। पीपल्स पार्टी अभी भी उसी तब तराक से कायम है। कभी हम भी तुम भी थे आशना। उज़ैर बलोच मैं पर्सनली उनको नहीं जानता। न याद हो। हमारा कोई वास्ता नहीं, हमने तो एक्शन लिया उन पर। ये पॉलिटिकल स्टंट है और कोई बात नहीं। उज़ैर जान, सरदार उज़ैर जान बलोच वल्द फैज मोहम्मद उर्फ फैजू, दिखने में आम सा आदमी मगर 400 से ज्यादा कत्ल, इगवा बराए तावान, करोड़ों अरबों का भत्ता और बेशुमार कब्जे, जबकि उम्र है सिर्फ 37 साल। इस आदमी को इतनी ताकत मिली कहां से? इस सवाल का एक सादा सा जवाब है और वो जवाब है लियारी। क्योंकि लियारी के गैंग्स जब किसी को अपना सरदार मान लेते हैं तो फिर वो आम आदमी नहीं रहता, वो वहां के सैकड़ों जराइम पेशा लोगों का सरगना बन जाता है। भटके हुए बेशुमार नौजवान उसके एक इशारे पर मरने मारने पर तुल जाते हैं, क्योंकि ये लियारी की रवायत है। गलत है मगर है। यहां पाकिस्तान बनने के बाद से बस ऐसे ही चलता आ रहा है, जो कम से कम उज़ैर बलोच के सरदार बनने तक बिल्कुल नहीं बदला। एक लियारी पूरे कराची पर भारी। क्या फुटबॉलर, क्या बॉक्सर और क्या शूटर। You know Biggie Smalls flips it quick and kicks it quick. You know how black niggas get with the hoods, fatigues, with the boots, with trees, smoking weed, flipping keys, making crazy G's, hitting buckshot at niggas that open spots on the avenue. Take my loot and I'm bagging you. हर कोई शदीद से शदीद तर है। एक मरता है तो दूसरा उसी जगह पर उसका महाज संभालता है। ये लियारी ऐसा है क्यों, कब से है और इन लोगों को तशद्दुद का ये रास्ता दिखाया किसने? हकायक बड़े तल्ख हैं मगर हकायक है, बदले नहीं जा सकते। आप खामोश रह सकते हैं मगर इन हकीकतों से भाग नहीं सकते। कभी तो इनका सामना करना हो और शायद यही सही वक्त लियारी कराची का सबसे पुराना इलाका, जहां बलोच, सिंधी, महाजर, कच्ची, कश्मीरी, मेमन, पख्तून, पंजाबी, सिख, सराइकी, ईसाई और इस्माइली हर तरह के लोग आबाद हैं। मजीद तफसील में जाने से पहले एक इंतहाई अहम शख्सियत से मिलिए। ये हैं नादिर शाह आदिल, लियारी के रहने वाले और शायद वहां के सबसे पुराने सहाफियों में से एक। ये लियारी के बदलते हालात, दिन और रात के चश्मदीद गवाह हैं। गैंग्स कैसे बने,
कैसे टूटे, कैसे बिगड़े, ये सब जानते हैं। और शायद आज लियारी के बारे में हमें इनसे ज्यादा कोई कुछ नहीं बता सकता। तो हम बात कर रहे थे कि लियारी पहले कैसा था। लियारी की कहानी एक तिलिस्मे होश रबा की तरह है। लियारी के लुग़वी माने दश्त के हैं, यानी एक ऐसा कब्रिस्तान जैसा इलाका जहां सन्नाटा है। इस हवाले से माई कोलाची की तारीखी रिवायत लियारी की एक छोटी सी माहीगीर बस्ती से शुरू होती है। मुख्तलिफ फनून और खेलों के एतबार से लियारी की तारीख नहायत शानदार है। चांदनी रातों में समंदर के किनारे ये इलाका झूमता था अफ्रीकी नस्ल बलोचों के ऐसे रक्स से जो आज भी मुनफरिद है और सदियां गुजरने के बावजूद इनकी जीन्स में शामिल है। ये अब भी वैसे ही नाचते हैं। हमारा एक लेवा है लियारी का, जो ऐसा है कि जो इंटरनेशनल है। कहते हैं कि अगर बच्चा खो जाए तो उसके लिए कहीं अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर लेवा बजाएंगे तो बच्चा कहीं से भी डांस करते हुए आ जाएगा। तो वो लेवा जो है वो भी हमारी शनाख्त है। ये जाज और वॉल्स के दरमियान का डांस है। इसमें एक रिदम है, इसमें ये जंगली अपने अफराद की तरह पर बांधते हैं, आपके रेड इंडियंस की तरह चेहरों पे मुख्तलिफ रंग लगाते हैं, हल्की सी उनके छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको ये रंगते हैं। और इनका ये गीत या इनका ये जो रिदम है ये अफ्रीकी नस्ल के म्यूजिक से मुत्तसिल है और इसकी तारीख भी वहीं से आती है। लियारी के बलोच, खसूसन गहरी रंगत वाले बलोच, खास जिस्मानी साख की वजह से दूर से ही पहचान लिए जाते हैं। ये चौड़े जुस्सों वाले हैं, चपटी नाकों वाले, घुंघरू बालों के साथ मजबूत जिस्मों के मालिक हैं। शायद इसीलिए दुनिया के दो मुश्किल तरीन खेलों में इन्हें हमेशा बढ़तरी हासिल रही है, एक फुटबॉल और दूसरा बॉक्सिंग। इनका कोई सानी नहीं। Back up, chump, you know Biggie Smalls flips it quick and kicks it quick. You know how black niggas get. With the hoods, fatigues, with the boots, with trees. Smoking weed, flipping keys, making crazy cheese. Hitting buckshot at niggas that open spots on the avenue. Take my loot and I'm bagging you. Pimping hoes that drive Bobos and rodeos. Blast the roll, make a... और चीजों के साथ साथ लियारी वालों की टक्कर भी बड़ी मशहूर है। कहते हैं कि ये शायद दुनिया की खतरनाक तरीन टक्कर है जो लड़ाई का फैसला एक झटके में कर देती है। तो उनका आखिरी हथियार उनका फैसला कुन टक्कर होता और वो उसको ऐसा इस्तेमाल करते कि सामने वाले की फिर ताकत जवाब दे जाती और वो जमीन पे गिर जाता था। लियारी में गैंग वॉर बिल्कुल नया नहीं है। ये गैंग वॉर वक्त के साथ साथ जदीद जरूर हुआ मगर है बहुत पुराना। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 60 की दिहाई में यहाँ पहली मर्तबा गैंग वॉर हुआ और ये गैंग वॉर था दो जराइम पेशा ग्रोहों के दरमियान। एक गैंग था 3 भाइयों का, दाद मोहम्मद उर्फ दादल, शेर मोहम्मद उर्फ शेरू और तीसरा बैकल। शेरू पहले रेक्स सिनेमा में मुलाजिम था और इन तीनों भाइयों ने अपना गैंग बना लिया। दूसरा गैंग था नबी बख्श उर्फ काला नाग का, जो मंशियात फरोशों का सरगना था। दादल और काला नाग के गैंग में बेशुमार झगड़े हुए। बहुत मर्तबा ये दोनों गैंग एक दूसरे के सामने आए मगर उस वक्त इन झगड़ों के कुछ उसूल थे। तो इनकी लड़ाइयों में कहीं क्लाशनकोफ की गनगरज नहीं होती थी, कहीं कोई दस्ती बम नहीं होते थे, कहीं आवान गोले नहीं गिरते थे। ये दस्त बदस्त लड़ने वाले लोग थे और हमारे तक़सीम हिंद से कबल का जो पहलवानों का माशरा होता था मलाखड़े का, कि ये अपनी ताकत का भी मुजाहरा करते थे। ये एक दूसरे को टक्करें मारते थे और इनके असलाह खंजर, छुरे, डंडा, हॉकी या वो एक फौलादी किस्म का हंटर जिसको हम लोग बलूची ज़बान में खुर्दुम कहते हैं, वो रखते थे। और इस तरह इनकी लड़ाइयाँ अक्सर व बेशतर आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट या सिर्फ धमकी पर ही खत्म हो जाती थी। ये दौर था अफगान जंग से पहले का, यानी अफगान जंग से जुड़ी खराफात अभी पाकिस्तान में नहीं पहुंची थी
और उस वक्त लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले हथियार आज के हथियारों से खासे मुख्तलिफ थे, बहुत सादा थे। और अगर दुश्मन को काबू करना होता तो उस वक्त जिस्मानी ताकत एक वाहिद जरिया था। और ये जराइम पेशा लोग जिस्मानी तौर पे खासे हट्टे कट्टे और मजबूत थे। दादल और काला नाग का गैंग वॉर जब चल रहा था उस वक्त हशीश की फरोख्त, भत्ता वसूली और सिनेमा की टिकटें ब्लैक करना मशहूर तरीन जराइम थे। और इन्हीं जराइम पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ये दोनों गैंग्स एक दूसरे के सामने आए। दादल और काला नाग का गैंग वॉर जब चल रहा था उस वक्त हशीश की फरोख्त, भत्ता वसूली और सिनेमा की टिकटें ब्लैक करना मशहूर तरीन जराइम थे। और इन्हीं जराइम पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ये दोनों गैंग्स एक दूसरे के सामने आए। अयूब खान के हामियों ने दादल ग्रुप की ताकत को अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया और इस तरह पहली मर्तबा कराची में जराइम पेशा लोगों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। न सिर्फ नौजवानों को बल्कि पूरी लियारी को जिस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया गया है उसका नतीजा गैंगवार की शक्ल में साबित हुआ है। और बदले में इस गैंग को वही कुछ मिला जो किसी भी सरकार से किसी भी जराइम पेशा गिरोह को चाहिए, यानी फ्री हैंड। बुराई का अंजाम अच्छा तो हो नहीं सकता। काला नाग यानी नबी बख्श पुलिस मुकाबले में मारा गया, दादल का एक भाई कत्ल हो गया, जबकि दादल और शेरू अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में मजहबी रुझानात के साथ सोशल वर्कर बन गए। इस बीच में छोटे मोटे बदमाश आते रहे लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं बना। चंद सालों तक यूं कहिए लियारी और कराची में सुकून रहा, मगर जराइम का जो बीज बो दिया गया था उसकी फसल लियारी की इन्हीं गलियों में कहीं बड़ी खामोशी से पक रही थी। फिर एक दिन नबी बख्श का बेटा फजलू काला नाग 2 के नाम से मंजरे आम पर आया और बाबू डकैत नामी एक आदमी के साथ मिलकर एक नया गैंग बनाया। ये बाबू डकैत अजीब आदमी था, एक पुलिस वाले का बेटा, लेकिन जरा मुख्तलिफ। इसने लियारी में जुर्म के अंदाज और उसूल सारे के सारे बदल के रख दिए। बाबू डकैत चूंकि बुनियादी तौर पर बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी था, क्राइम की हिस्ट्री भी उसे मालूम थी, शायद ही उसने डान दुनिया के और इंडिया के देखे हों। अब जाहिर बात है एस्कोबार हो या रॉड्रिग्स गाचा हो या डान कार्लियोन हो, उसके बारे में उसकी मालूमात होंगी, इसलिए कि बड़ा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी था। उसने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपने नेटवर्क को बनाया है। बड़ा मुनज़्ज़म उसका क्रिमिनल सिंडिकेट था जिसमें उनकी तरबियत याफ्ता जो लड़के निकले वो बाबा लाडला की शक्ल में, अब्दुल जब्बार उर्फ जेंगो की शक्ल में, उस्ताद ताजू की शक्ल में, आप समझ लें शिराज कामरेड की शक्ल में। बाबू इकबाल डकैत का नाम ये हुआ कि बड़ा आप समझ लें कि बड़े पुरम तरीके से वो वारदातें करवाता था, बड़ी खामोश तरीके से। और खुद उसने न माल बनाया न उसके बंगले थे। अब कलाकोट और रेक्सर लाइन के इलाकों में बाबू डकैत और काला नाग 2 सरगर्म थे, तो दूसरी तरफ लियारी के ही इलाकों जहानाबाद, शेरशाह और लियारी नदी की दूसरी तरफ के इलाके जो हैं, वहां एक और गैंगस्टर लाल मोहम्मद उर्फ लालू भी जराइम की एक तारीख लिख रहा था। खास बात यह थी कि लाल मोहम्मद उर्फ लालू दादल गैंग का बहुत पुराना हमायती था और काला नाग यानी नबी बख्श के मुखालफों में से था। काला नाग मारा गया था, दादल अब पुरसकून था, मगर लालू को चैन नहीं आ रहा था। वो अपने दुश्मन के बेटे को जराइम की दुनिया में अपने से आगे निकलता देख नहीं पा रहा था। तो लालू ने फैसला किया कि अगर अपनी बालादस्ती को कायम रखना है तो पुरानी दुश्मनी को जिंदा करना पड़ेगा। और फिर वो बड़े तरीके से दाद मोहम्मद उर्फ दादल के बेटे अब्दुल रहमान को जराइम की दलदल में खींच लाया। कुछ ही अरसे में अब्दुल रहमान उर्फ रहमान डकैत जराइम की दुनिया का एक बेलगाम घोड़ा बन गया। उसके बाप यानी दादल के ज़ेरे असर रहने वाले तकरीबन सारे ही ग्रुप उसकी बालादस्ती को तस्लीम करने लगे। वो ताकतवर होता गया। अब रहमान अपनी सारी मुनज़्ज़म कोशिशें भी जारी रखे हुए हैं। उसके सियासी
रहनुमाओं के साथ मरासिम भी बढ़ते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी लियारी को अपना सियासी कला भी कहती थी। तो ये दौरानिया रहमान के लिए एक आप समझ लें एल्डोराडो का रोल है। सोने की कानें उसके सामने खुल गई। अफगान जंग के बाद आने वाले क्लाशनकोव कल्चर ने गैंग वॉर की शक्ल बदल कर रख दी। भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, जुए के अड्डे, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग बढ़ने लगी। लियारी के नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जराइम के रास्ते पर चलने लगी। गैंग वॉर के असरात लियारी की गलियों से निकलकर कराची की सड़कों तक फैल गए। कुछ अरसे बाद काला नाग तू भी अपने बाप की तरह पुलिस मुकाबले में मारा गया। बाबू डकैत के तैयार किए हुए लड़के अपने अपने इलाकों में गैंग चलाने लगे, जिनमें उस्ताद ताजू खड्डा दरियाबाद कलाकोट का मालिक बना, शराज कामरेड ली मार्केट, बस अड्डे, फिशरी और खारादर से ऑपरेट करता था। जैंगो शाहबेग और गुल मोहम्मद लैन का दादा बन गया, जबकि राशिद रेखा बगदादी के इलाके पर काबिज हो गया। और भी बहुत सारे नाम हैं जो अपने अपने इलाकों में गैंग चला रहे थे। और इसी बीच बाबू डकैत को एक दिन रहमान डकैत ने मार दिया। अब सब कुछ रहमान डकैत और लालू के कब्जे में था। रहमान डकैत का असर लियारी और इसके गिरदोनवाब में बढ़ता गया और फिर इसका ताल्लुक बना खालिद शहनशाह नामी आदमी से, जो बिलावल हाउस कराची का एक अहम आदमी था। खालिद शहनशाह दर हकीकत पीपल्स पार्टी के अंदर रहमान को मुतारिफ करने वाले खास आदमी थे। रहमान ने बीवी से भी राब्ते मुस्तहकम किए, उनके सिक्योरिटी के लड़के वो दिए। इस तरह मुबैना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से रहमान डकैत के ताल्लुकात बनने लगे। 90 की दहाई में रहमान डकैत ने खारादर के इलाके से सलीम मेमन नामी एक ताजर को तावान के लिए अगवा किया। लाल मोहम्मद उर्फ लालू ने रहमान डकैत से सलीम मेमन को आजाद करने का मुतालबा किया, मगर रहमान डकैत ने खामोशी से तावान की रकम वसूल कर ली और सलीम मेमन को छोड़ दिया। मगर इस वाकये के बाद लालू और रहमान डकैत के ताल्लुकात बिगड़ गए। बहुत सारे और नाम भी मुख्तलिफ इलाकों से गैंग बना बनाकर चला रहे थे। जबकि बाबू डकैत को एक दिन रहमान डकैत ने मार दिया। लालू ने रहमान डकैत को जो कुछ सिखाया था, अब उसे उसी सब का सामना करना पड़ रहा था। एक केस में लालू को जेल हुई और वो वहीं बीमार होकर मर गया, जबकि उसके बेटे अरशद पप्पू ने, जो बाद में एक बहुत बड़ा नाम बना, उसने अपने बाप का गैंग संभाल लिया। लाल मोहम्मद उर्फ लालू की जेल यात्रा के दौरान अरशद पप्पू ने अपनी जब कार्रवाइयां शुरू की तो वो लियारी में उसने मरासिम कायम किए। तो बगदादी, खड्डा, दरियाबाद, अहमद शाह बुखारी रोड, अली मोहम्मद मोहल्ला, अली मोहम्मद मोहल्ला उसका खास हेडक्वार्टर था, जहां उसने गफ्फार जिक्री को ऑपरेशनल कमांडर के तौर पर रखा। उस ऑपरेशनल कमांडर के तौर पर गफ्फार जिक्री ने काम शुरू किया। उसने ये इन इलाकों पे अपने कब्जे मजबूत करने शुरू किए, अपनी अफरादी कुव्वत भी बढ़ानी शुरू की। उसमें छोटे लड़के थे, 14 साल 15 साल के लड़के। अब परवेज मुशर्रफ का दौर शुरू हो चुका था। लियारी में रहमान डकैत और अरशद पप्पू के गैंग्स सरगर्म थे और मुबैना तौर पर दोनों गैंग्स को दो मुख्तलिफ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट भी हासिल थी। एक दिन अरशद पप्पू ने रहमान डकैत को सबक सिखाने के लिए एक ऐसे शख्स को अगवा किया, जिसके बाद वहां गैंग वॉर का एक नया दौर शुरू हो गया। अगवा होने वाला ये शख्स फैज मोहम्मद और फैजू नामी एक ट्रांसपोर्टर था, जो रहमान डकैत के वालिद दादल का बड़ा पुराना और वफादार साथी था और हमेशा से लियारी के इलाके सिंगू लेन में बाअसर रहा। उसको मामा फैजू के नाम से लोग जानते थे। वो सिंगू लेन का एक मशहूर ट्रांसपोर्टर था और आहिस्ता आहिस्ता इनका कारोबार जब बढ़ा तो इन्होंने बलूचिस्तान से पुरानी गाड़ियां भी लियारी लाकर बेचनी शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके मुख्तलिफ रूट्स हुए, ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे रूट्स हुए, लेकिन उनके हवाले से फैज मोहम्मद फैजू को कभी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में न पकड़ा गया, न उसकी कोई सजा हुई। अरशद पप्पू ने फैज मोहम्मद को कत्ल कर दिया, लाश फेंक दी। रात को उनकी गाड़ी आती है, उजैर के वालिद साहब बाहर बैठे हुए हैं, वो उनसे मामला तय करना चाहते हैं। फैजू उनको झड़क देते हैं, वो उन्हें वहां से अगवा करते हैं अपनी गाड़ी में लेके, उन्हें मार के मारीपुर में उनकी लाश फेंक देते हैं। और यहाँ से शुरू होती है कहानी उजैर बलोच की, क्योंकि उजैर बलोच अरशद पप्पू के हाथों कत्ल होने वाले फैज मोहम्मद उर्फ फैजू का बेटा है। उजैर, जिसका जुर्म की दुनिया से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था, मगर जान का खतरा और बाप के कत्ल का बदला उसे रहमान डकैत के गैंग में ले आया।
उजैर जिसका जुर्म की दुनिया से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था, मगर जान का खतरा और बाप के कत्ल का बदला उसे रहमान डकैत के गैंग में ले आया। कि वो उजैर जो खुद एक तालीम याफ्ता और बहुत ही मरंजान मरंज किस्म का लड़का, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा महज़्ज़ब, जिसके साथ मेरी यानी गुफ्तगू भी रही है, बातचीत रही है, इस हलाकत के बाद अपने वाले साहब की रहमान उसके पास आते हैं। उसके स्वयं में ये बात तय होती है कि आपको हमारा साथ देना है ताकि लाल मोहम्मद उर्फ लालू के ख़ानदान से हम आपके बाप का बदला ले सकें। ये जो बात बदले की है, बलूच नेशनलिज्म में बदला लेने की रिवायत बड़ी कदीम, बड़ी पुरानी, ये चाकर आजम के ज़माने चल रही है। रिंदो लाशार की पूरी लड़ाइयाँ देख ले, बदला नहीं छोड़ते, बदला नहीं छोड़ेंगे। बड़ी मशहूर कहावत है बलोची जबान की कि बेरगू लगोरा गार नबी के कमीने दुश्मन से इंतकाम लेने को हम भुला नहीं सकते। लाल मोहम्मद उर्फ लालू के बेटे अरशद पप्पू और दाद मोहम्मद उर्फ दादल के बेटे रहमान डकैत के दरमियान एक लंबी गैंग वॉर शुरू हुई। किसी जमाने में जिनके बड़े आपस में दोस्त हुआ करते थे, अब उनके बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इन दोनों ग्रुप्स को मुबैना तौर पर कराची की दो बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की सपोर्ट भी हासिल रही। यकीनन इनकी पीपल्स पार्टी की जो है वो गैंगवार की जो थी वो पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी थी, और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी मुख्तलिफ जमातों से वाबस्तगी हमने देखी थी, जैसे वो एमक्यूएम है और उसके अलावा सुन्नी तहरीक है और भी बहुत सारी जमातें हैं। गैंगवार, अमन कमेटी या कोई ऐसे ग्रुप हैं, ना पीपल्स पार्टी का कोई तल्लक है, ना हम उसको ओन करते हैं। डी परियाल की मेहरबानी है जो लियारी के अंदर हकीकी नुमाइंदे उन्होंने दिए बुजुर्ग कमेटी के कहने से। लियारी गैंग वॉर के दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाले बाज अनासिर कत्लो गारतगरी और दहशतगर्दी के वाकयात को, जैसा कि मैंने कहा, लशानी रंग देकर मुल्क भर के अवाम को भी गुमराह कर रहे हैं, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। भत्ते और अगवा बराए तावान का कारोबार उरूज पर पहुंच गया, जबकि जमीनों पर कब्जे के नए नए तरीके वजूद में आने लगे। ये अंधेर नगरी का दौर लगता था। एमपीएम ने और अल्ताफ भाई ने खुद बारहा ये कहा कि इन भत्ता लेने वालों के खिलाफ, इन मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और सबको इल्म है कि कौन कौन सी माफियाज यहाँ पर काम करती रही, और सबको ये भी इल्म है कि उन माफियाज की कितनी सरकोबी की गई है या नहीं। अरशद पप्पू ने गफ्फार जिक्री नामी एक गैंगस्टर को, जिसका बाप इंटरनेशनल फुटबॉलर है और पाकिस्तान की कई मरतबा नुमाइंदगी भी कर चुका है, उस गफ्फार जिक्री को लियारी के अहम इलाके कलरी में अपना कमांडर मुकर्रर किया। गफ्फार जिगरी और उसके भाई है, उसके साथी, हम एक साथ खाते, एक साथ उठते, एक साथ बैठते हैं। हमने कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम का है, हमारा मरना जीना एक दूसरे के साथ है। गैंगवार की तारीख बताती है कि गफ्फार जिक्री से ज्यादा टफ आदमी रहमान को और उजैर को नहीं मिला, जबकि रहमान डकैत और उजैर बलोच ने उसके मुकाबले में नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला को कमांड दे दी। अब बाबा लाडला और गफ्फार जिक्री के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू हो गई और इनकी सरहद बनी लियारी की अहमद शाह बुखारी लेन। यानी इस रोड के एक तरफ बाबा लाडला दुबई चौक के इलाके से और दूसरी तरफ गफ्फार जिक्री कलरी के इलाके से ऑपरेट कर रहा था। ये लियारी का सबसे भयानक दौर था। लंबी चलने वाली इस लड़ाई में दोनों तरफ के दर्जनों कारिंदे मारे गए। जदीद असलहा बच्चे बच्चे के हाथों में देखा गया। याद रहे कि बाबा लाडला रहमान डकैत और गफ्फार जिक्री अरशद पप्पू के लिए काम कर रहा था। इस दौरान 8 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कराची एयरपोर्ट पर तशरीफ लाई तो लियारी के लोग बहुत बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे। काफिले पर खुदकुश हमले हुए तो सानह कारसाज के बाद जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन को खतरे से निकालकर बिलावल हाउस में लाए, उनमें से एक रहमान डकैत था। ड्राइव इन्होंने किया। पूरे सिक्योरिटी गार्ड जो लियारी के थे वो इनकी सिफारिश पे वहां पर भेजे गए। बड़ा एतमाद था बीबी को इन पे और बड़ा वफादार आदमी था। बाद में मोहतरमा रावलपिंडी में शहीद हो गए, लेकिन उनके आखिरी जलसे के दौरान मशकूक हरकतें करने वाला खालिद शहनशाह भी 7 माह के बाद कराची में पुरस्कार तौर पे मारा गया और खालिद शहनशाह के उस कत्ल का एतराफ अब उजैर बलोच ने कर लिया है। यानी अगर उजैर बलोच की बात को सही मान लिया जाए तो खालिद शहनशाह के कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं रहमान डकैत हो सकता है। वही रहमान डकैत जो खालिद शहनशाह का पुराना दोस्त था। खालिद शहनशाह के कत्ल के चंद ही हफ्ते के बाद
रहमान भी पुलिस मुकाबले में मारा गया, मगर अपनी मौत से पहले अपने आखिरी चंद सालों में रहमान डकैत गैंगस्टर तो था ही, मगर लियारी वालों के लिए वो बन गया रॉबिन हुड। कानून की नजर में मुजरिम, मगर लियारी वालों की नजर में हीरो। शायद शऊर और तालीम की कमी और लगातार होने वाले इस्तेहसाल ने लियारी वालों को इस अंदाज से सोचने पर मजबूर किया, या कोई और वजह भी हो सकती है। रहमान डकैत के बाद लियारी का अगला सरदार कौन होगा, ये सवाल अब सबके जहनों में था। उज़ैर बलोच के उस वक्त की सिंध हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर थे और लियारी वाले भी उसकी सरदारी पर रजामंद थे। उज़ैर सरदार बना तो उस वक्त उसके जेरे असर गैंग्स अरशद पप्पू और पुलिस को रहमान डकैत की हलाकत का जिम्मेदार समझ रहे थे। उज़ैर ने सरदार बनने के बाद अरशद पप्पू को मारने के लिए कई टीमों को टास्क दिया। गैंग वॉर चलता रहा और कई साल गुजर गए। मार्च 2013 में अरशद पप्पू और उसके दो साथी एक डांस पार्टी के दौरान उज़ैर के हाथ लग गए। उज़ैर के बंदे उन्हें पकड़कर लियारी में लाए और बड़े जालिमाना अंदाज में कत्ल किया। वीडियोस बनाई, इंटरनेट पे डाली, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया। कशमकश इतनी जबरदस्त होती है कि एक इत्तला इनको मिलती है उज़ैर ग्रुप को, बाबा लाडला को, जाहिद लाडला को, फैसल पठान को, और एक पुलिस वाले हैं SHO थे बगदादी कलरी के। तो इनको इत्तला मिलती है कि डिफेंस के इलाके में अरशद पप्पू, यासिर अरफात, शेरा पठान और एक चौथा आदमी ये एक फ्लैट में मौजूद हैं। इनको वहाँ से लाया जाता है कलाकोट के इलाके में। इनको जुलूस निकलता है, जुलूस रसवाई है ये। वहाँ से ये लाए जाते हैं, लोग घरों से इनको देख रहे हैं। इस्लाम रोड अफशानी गली में सरदार रहमान के घर के करीब इन लोगों को कत्ल किया जाता है। अरशद पप्पू की गर्दन काटी जाती है, उसकी लाशें दूसरों की टुकड़े टुकड़े करके जिंदा जलाई जाती हैं। फिर एक थैले में भर के ये सारी चीज़ें एक गटर में बहाई जाती हैं। बाद में गटर से वो थैला पुलिस निकाल के DNA के लिए भेज देती है। अरशद पप्पू के बाद अब मैदान साफ था। गफार जिक्री भाग गया और लियारी उज़ैर बलोच और बाबा लाडला जैसे लोगों की जागीर बन गया। बाबा लाडला और दूसरे गैंगस्टर की सारी उंगलियां घी में थी। ताजर गैंगस्टर से परेशान होकर रोशनियों के शहर से भागने लगे और फिर शुरू हुआ लियारी ऑपरेशन। 2013 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच के मुंतखब किए हुए लोगों को टिकट दिए और ये सवाल आज भी उनसे पूछा जाता है। लियारी से जिनको टिकट मिले वो लोग बाद में जीत भी गए और उन्होंने उज़ैर बलोच की वफादारी का हलफ भी लिया। परियाल की मेहरबानी है, जो लियारी के अंदर हकीकी नुमाइंदे उन्होंने दिए बुजुर्ग कमेटी के कहने से। नई हुकूमत बन चुकी थी और इसी दौरान अगस्त 2013 में लियारी के फुटबॉल ग्राउंड में एक धमाका हुआ जिसमें बाबा लाडला मरते मरते बचा, मगर 7 पुलिस वाले मारे गए। बाबा लाडला ने इस हमले का जिम्मेदार उज़ैर बलोच को समझा और फिर दोनों अलग हो गए। अब बाबा लाडला में एक अंदर से एक खून जोश मारता है कि उज़ैर इस काबिल नहीं है कि लियारी को चलाएं। इन दोनों की दुश्मनी से लियारी में अब तक का आखिरी गैंग वॉर शुरू हो गया जिसमें उज़ैर बलोच के नायब जफर बलोच समेत दोनों तरफ के कई लोग मारे गए। इसी बीच उज़ैर को लियारी छोड़ना पड़ गया। लड़ाई तूल पकड़ दी गई और बाबा लाडला यहां का सबसे बड़ा डॉन बन गया। हत्ता कि उस पर नगमे भी लिखे गए। हालात बहुत ज्यादा खराब हुए तो रेंजर्स को इख्तियारात मिल गए।
कराची ऑपरेशन में शिद्दत आई और बाबा लाडला भी गायब हो गया, मगर किसी न किसी सतह पर उसका गैंग अब भी काम कर रहा है। उस्ताद ताजू, शराज कामरेड, जेंगो और राशिद रेखा सब गायब हैं। कुछ लोग मुल्क से भाग गए हैं, कुछ मार दिए गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकाबलों में या गैंग वॉर में। उज़ैर बलोच रेंजर की तहवील में है, उसके हवाले से नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। कल तक उसे गले लगाने वाले आज उसे गले से उतार रहे हैं। लोग कहते हैं कि सौलत मिर्जा की तरह उज़ैर बलोच के बयानात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दादल से लेके उज़ैर तक और सौलत मिर्जा से लेकर बाबा लाडला तक ये सब टिश्यू पेपर है जिन्हें इस्तेमाल किया और फेंक दिया। दूसरी तरफ एक बेचारा लियारी है, थका हुआ, जिसके कांधों पर हजारों लाशें, बड़े बड़े खूबसूरत जवानों जिनकी आंखों में जिंदगी और हाथों में मौत थी। आज लियारी की दीवारें छलनी हैं, उसकी गलियां उदास हैं, मगर उसके रास्ते राह तक रहे। क्या लियारी वालों के ये बच्चे हमेशा टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहेंगे या इनका कोई मुस्तकबिल होगा? क्या कभी इनकी अपनी कोई सोच बनेगी या लोग इन्हें मोहरों की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे जैसे ये हमेशा होते आए? गोलियों से तो ऑपरेशन हो गया, मगर अब एक ऑपरेशन और चाहिए। एक ऑपरेशन लियारी के लिए, ऑपरेशन इनकी तालीम के लिए, ऑपरेशन इनकी तरक्की और शऊर के लिए, ऑपरेशन इनके आगे बढ़ने के लिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। जमीन जिस पे मेरे कदम टिक सके और तारों भरा कुछ फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। नेमतें जो मेरे रब ने धरती को दी, साफ पानी, हवा, बारिशें, चांदनी, ये तो हर इब्ने आदम की मीरास है और किसी का भी इन पर इजारा नहीं। मुझको तालीम, सेहत और उम्मीद की 7 रंगों भरी एक धनक चाहिए। जमीन जिस पे मेरे कदम टिक सके और तारों भरा कुछ फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए।